जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि कल रात जो ईरान ने कतर के अल उबैदा बेस पर हमला किया है, उसके बाद से माहौल बहुत तेजी के साथ में बदल गया है। रात में ट्रंप ने घोषणा कर दी कि सीज फायर हो गया है। हालांकि सीज फायर का जो टाइम तय किया गया था, उस टाइम के ठीक पहले इजराइल ने हमला किया और इजराइल के बाद ईरान ने बेरशेबा के ऊपर जो हमला किया, उसमें तकरीबन 11 लोगों के मारे जाने की खबर है और सैकड़ों लोग जख्मी हो चुके हैं। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि इजराइल की मीडिया पर कितना रिस्ट्रिक्शन रहता है, जिसकी वजह से मरने वालों, घायलों और दूसरे नुकसानों के बारे में खबरें आसानी से नहीं मिल पाती हैं। और कुछ खबरें किसी तरीके से बाहर आ भी जाती हैं तो उनकी संख्या हमेशा गलत ही होती है और जितना नुकसान होता है उससे बहुत कम बताया जाता है, जिससे दुनिया को यह दिखाया जा सके कि हम कितने ताकतवर हैं, हम और हमारी जनता कितनी सेफ है। इजराइल की न्यूज एजेंसी से जो खबरें आ रही हैं, वो खबरें सिर्फ खाना पूर्ति हैं। जैसा कि मैं आपको इसके बारे में पीछे बता चुका हूं। असल खेल क्या है मैं आपको बता दूं कि जब ट्रंप ने कहा था कि 2 हफ्ते के बाद फैसला करूंगा कि मुझे ईरान के खिलाफ जंग में जाना है या नहीं जाना है, मैंने कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति से बड़ा झूठा शायद ही दुनिया में कोई और होगा। और अब जब सीज फायर की बात हो रही है और सीज फायर हो गया है, तो मैं ये याद दिला देना चाहता हूं कि जितनी उम्र इजराइल की है, उससे ज्यादा वो सीज फायर तोड़ चुका है। अगर आप किसी AI या चैट GPT जैसे प्लेटफॉर्म से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब से इजराइल वजूद में आया है, तब से अब तक 78 बार वो सीज फायर तोड़ चुका है। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब कभी भी किसी भी मुल्क से जंग के बाद सीज फायर हो जाता है, सामने वाला देश चुप होकर बैठ जाता है, लेकिन इजराइल जो अपनी फितरत से मजबूर है, वो सीज फायर के बाद भी लगातार हमले करता रहता है। पिछले 2 साल से इजराइल और हमास के बीच में जो जंग चल रही है, आप उसको उठाकर देख लीजिए कि हमास और इजराइल के बीच में कितनी बार सीज फायर हुआ, लेबनान के साथ कितनी बार सीज फायर हुआ, उसमें देख लीजिए। और यहां भी उसने यही कोशिश की। सीज फायर के बाद भी इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, उसके बाद ईरान के डिस्ट्रिक्ट 7 में हमले किए और फिर उसके जवाब में ईरान ने ऐसा भयानक हमला किया है कि इजराइल घबराया हुआ है। IDF का अपना अकाउंट ये कह रहा है कि पिछले कुछ ही घंटों में इजराइल के सारे लोग अपने अपने बंकर्स में जाकर घुस गए हैं। तो कल रात को नेतन्याहू ने अपने मिनिस्टर पर किसी भी तरह के सीज फायर के बारे में बयानबाजी करने पर रोक लगा दी थी। जैसे कि कल से ही इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही थी कि इजराइल खुद चाहता है कि किसी तरह से जंग रुक जाए, क्योंकि उसके लिए इस जंग को लंबा खींचना मुमकिन नहीं है। इस जंग के लंबे वक्त तक खींचने का मतलब है इजराइल की लगातार तबाही। दरअसल बात यह है कि जब से इजराइल वजूद में आया है, तब से अब तक वो हर जगह अपनी मनमानी करता रहता था। जब चाहता था, जिस पर चाहता था बॉम्ब मार देता था, जब चाहा किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, जब जिसको चाहा गोली मार दी, क्योंकि उसको पता था कि ये कमजोर हैं और मेरे पीछे मेरे बाप अमेरिका की सपोर्ट। वही सारी उसकी जो आदतें थी, उसी आदत के तहत उसने ईरान पर भी हमला कर दिया। बस यही वो चूक गया। जैसा कि मैंने पहले कहा था, जब से इजराइल वजूद में आया है, तब से उसका जो दिल चाहता है वो करता है, लेकिन इस बार उसका सामना ऐसे देश से हो गया जिसने उसके हमले के लिए नेतन्याहू ने उम्मीद भी नहीं की थी और ना ही उसे इस सब की आदत है। पहली बार ऐसा हुआ कि ईरान ने इजराइल की तरफ से फेंकी गई ईंट का जवाब पत्थर से दिया और इजराइल में ऐसी तबाही मचाई कि कई सारी जगहों को तो यह समझना मुश्किल हो गया था कि ये इजराइल की तस्वीर है या गाजा की तस्वीर है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल हकीकत है। इस बार ईरान ने अमेरिका और वेस्ट के मुल्कों की फिक्र किए बिना इजराइल को जो मारना शुरू किया है, तो ऐसा लग रहा था कि ईरान को अब मजा आने लगा है और दूसरी तरफ इजराइल को पिटता हुआ देखकर पूरी दुनिया के लोग मजे ले रहे थे। हालांकि ये सही बात है और हम जानते हैं कि जंग बुरी होती है और जंग से किसी का कुछ भला नहीं होता है, लेकिन ये वो जंग थी जो इजराइल ने ईरान के ऊपर थोपी थी। ये बात सच है कि ईरान में शाह की सत्ता परिवर्तन के बाद से ही इजराइल ईरान की आंखों में खटकता है और वो जानता है कि इजराइल उसका खुला दुश्मन है, क्योंकि जैसे जैसे ईरान खुद को मजबूत कर रहा था, ये बात इजराइल को अपने वजूद पर खतरा लग रही थी। लेकिन फिर भी ईरान ने कभी भी इजराइल पर पहले हमला नहीं किया, जबकि इजराइल हमेशा से ही ईरान के लिए गुपचुप तरीके से जाल बिछाता ही रहता था।
फिर भी ईरान पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। लेकिन इजराइल ने इस बार जो कुछ भी किया वो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं था। और फिर ईरान ने जो हमला किया है, नेतन्याहू ने यह सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। और हमेशा की तरह जो इजराइल अपनी मनमानी अपनी मर्जी करता रहता था, ये सोचकर कि अमेरिका तो है ही हमारे पीछे। लेकिन इस बार ईरान ने न सिर्फ इजराइल की बल्कि उसके बाप अमेरिका की भी हेकड़ी निकाल कर रख दी, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रेशर में आने के बाद अमेरिका ने भी इजराइल से किनारा कर लिया और सिर्फ बयानबाजी के जरिए ही इजराइल की तरफ दिखाई दिया। वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया ने और खास तौर पर इजराइल और अमेरिका ने ईरान की ताकत को कमतर आंका था, जिसका नतीजा ये हुआ कि ईरान ने इजराइल के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसका दी। जिसका नतीजा ये हुआ कि 1/3 से ज्यादा तेल अभी बर्बाद हो चुका है। हाइफा की रिफाइनरी खत्म हो चुकी है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस उड़ाया जा चुका है और न जाने क्या क्या चीजें हुई, जिसकी वजह से लाखों लोग वैसे ही इजराइल को छोड़कर छोटी छोटी नाव से भागने लगे, जैसे 1948 से नाव में भरकर आए थे। और पैलेस्टाइन के लोगों से गिड़गिड़ाकर कहा था कि हमें रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो, नहीं तो हम मारे जाएंगे। फिर पैलेस्टाइन के लोगों ने उनको अपने गले लगाया और ना कि सिर्फ अपने देश में रहने की जगह दी बल्कि अपने दिलों में भी जगह दी, जिसके नतीजे में इन्होंने पैलेस्टाइन के साथ क्या क्या किया वो दुनिया बखूबी देख रही है। कल रात अमेरिकन मीडिया की तरफ से खबर आई कि ईरान ने जो कतर पर कल रात हमला किया था, उस हमले के बारे में ईरान ने पहले ही कतर और अमेरिका को बता दिया था कि हम कतर में स्थित अमेरिकन बेस पर हमला करने जा रहे हैं। कल न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ऑडियो जारी किया था जिसमें मोसाद के कुछ लोग IRGC के लोगों को धमका रहे थे कि या तो सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिलीज को मार देंगे। ये वो खबरें हैं जिनको हमारा गोदी मीडिया तो दिखाने से रहा, या फिर ये कहा जा सकता है कि गोदी मीडिया अपने ही देश के मुसलमानों को नीचा दिखाने और ये साबित करने में मदद मिलती है कि मुसलमान कैसे होते हैं। इनको अपने यहाँ की पॉलिटिक्स में मुसलमानों के खिलाफ प्रोपोगेंडा चलाने में मदद मिलती है, शायद ये हो सकता। खैर, अगर ये समझौता हो ही गया है तो 3 बातें जरूरी हैं। पहली ये कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इजराइल अपने वजूद में आने के बाद से अब तक 78 बार इजराइल सीज फायर तोड़ चुका है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इजराइल इस बार भी अपनी गंदी और घटिया हरकतों से बाज रहेगा। दूसरी बात याद रखने लायक ये है कि कतर का जो अल उबैदा अमेरिकन बेस है वो कोई कतर के फायदे के लिए नहीं है। उस कैंप का जो भी खर्चा होता है वो सब कतर देखता है, लेकिन वो है इजराइल पर होने वाले हमलों में किसी भी तरह से इजराइल को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए तमाम गल्फ कंट्रीज में जो अमेरिका की बेसिस हैं उनका मिडिल ईस्ट की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। और अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो अमेरिका के बेसिस हैं वो किसी के लिए हो ना हो, पर ईरान के लिए हमेशा ही खतरे की घंटी बजाते रहेंगे। और ये बात मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि अगर अब दोबारा से किसी भी वक्त इजराइल या अमेरिका को जैसे ही मौका मिलेगा वो फिर से ईरान पर हमला करने से नहीं चूकेंगे, क्योंकि ये लोग हर उस आवाज जो इनके खिलाफ उठेगी या हर वो इंसान जो इनके हिसाब से नहीं बोलेगा, ये उसके खून के प्यासे हो जाएंगे। अब ये बात गल्फ कंट्रीज को सोचना है कि जो इजराइल नाम के सपोले को ये लोग दूध पिलाकर पाल रहे हैं, जब ये बड़ा हो जाएगा तो सबसे पहले इनको ही डसेगा और जैसा ही मिलेगा इनको निगल जाएगा।